Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, लक्ष्मीकांत बुक सीरीज के इस लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि कैसे भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। संविधान सभा की आलोचनाएं हमने देखी, भारतीय संविधान जैसा बना उसकी कुछ विशेषताएं हमने देखी, उसका प्रारूप देखा, प्रस्तावना देखी। आज हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान की आलोचनाएं क्या हैं। भारतीय संविधान में आलोचकों की नज़र से, विशेषज्ञों की नज़र से कौन सी ऐसी कमियां हैं जो शायद विद्यमान है या उन्हें सुधारा जा सकता है, या बनाने के वक्त उसमें कुछ खामियां हुई जिनको आज हमने रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। उन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला, संविधान की आलोचना के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये एक उधार का संविधान है। आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे पिछले लेक्चर के अंतिम में हमने एक आपको एक टेबल दिखाई थी जिसमें बताया था कि हमने यूएसए, ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, दक्षिण अफ्रीका वगैरह के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली हैं। तो उसी के आधार पर कुछ आलोचक ये बात कहते हैं कि भारत का संविधान दरअसल उधार का एक संविधान है, यानी कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उधारी की एक बोरी के समान है कि आपने कोई चीज कहीं से ले ली, कोई वैल्यू कहीं से ले ली, कोई चीज अंग्रेजों से ले ली, 1935 के भारत शासन अधिनियम का खाका एज इट इज आपने भारत के संविधान के ऊपर रख दिया, फिर ब्रिटेन से कुछ ले लिया, फिर यूएसए से ले लिया। तो ये आलोचना बहुत लोग कहते हैं और उधार की बोरी इसे कहा जाता है। लेकिन आप एक बात समझें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसका उत्तर देते हुए भी कहा था कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी में दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधानों में कुछ नया है या नहीं है, यानी कि हम जो बना रहे हैं और दुनिया में जो बन चुका है उसमें और इसमें क्या अंतर है। पहला तो ये लिखित संविधान है, ये बात तो तय है। तो हम इसमें कोई भी ऐसी खाली जगह नहीं छोड़ सकते जिसका प्रयोग करके आगे आने वाली पीढ़ियां या आगे आने वाले शासक, आगे आने वाले जो हमारे शासक वर्ग हैं, वो इसका फायदा उठा सके और इसका अनुसरण करने में उन्हें किसी प्रकार की समस्या पैदा हो। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो हूबहू कॉपी कर दिया गया है या कॉपी कैट संविधान है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल हम चाहते थे कि भारत का संविधान ऐसा संविधान हो जिसमें दुनिया की सारी खासियतें हों और दुनिया के संविधानों में जो जो समस्याएं हैं, जो उनकी कुरीतियां हैं, जो उनकी बुराइयां हैं, वो भारतीय संविधान में न आने पाए। इस वजह से भारतीय संविधान बहुत एक बड़ा डॉक्यूमेंट बन गया। 395 करीब अनुच्छेद इसमें थे, 22 भाग थे और करीब 8 अनुसूचियां इसमें डाली गई थी। तो ठीक है, बड़ा संविधान है, उधार का संविधान है, लेकिन क्या किसी की कोई खाब खूबी है, वो क्या हम उधार नहीं ले सकते क्या? ये सवाल है। अगर ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, तो राज करने के क्रम में उन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित की होगी जिसमें कुछ खूबियां भी होंगी, तभी उनका शासन इतने लंबे समय तक चला। तो अगर उनके शासन से प्रेरणा लेते हुए अगर हम कोई ऐसी चीज उधार ले लेते हैं जो भारत के शासन को चलाने में हमारे काम आएगी, तो क्या ये एक बुरी बात है? बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि उधार का संविधान है, उधार की बोरी है, इधर-उधर से कॉपी किया हुआ संविधान है, वो गलत कहते हैं। हमने पूरी दुनिया के संविधानों को पढ़ा और जो-जो अच्छी चीजें हैं, वो हमने ले ली। उसमें बुराई क्या है? अपने दुश्मन से भी अगर कोई बुराई हम उसकी बुराई को छोड़ करके अगर उसकी अच्छाई हम उधार ले लेते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? कुछ बुरा नहीं है। ठीक है? तो एक ये आलोचना होती है। दूसरा फिर वही कहते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की कॉपी है। हमने अपने क्रम में देखा कि हम 1800 से अंग्रेजों का शासन देख रहे हैं। पहले कंपनी का शासन था, उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, 1773 का आया था, उसके बाद 91 में आए थे। उसके बाद जो-जो रेगुलेटिंग एक्ट्स आए, चार्टर अधिनियम आए या फिर भारत शासन अधिनियम आए, रिफॉर्म्स आए, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए। तो वो प्रक्रिया क्या थी? दरअसल उस वक़्त भारत एक चर्निंग कर रहा था, चर्निंग प्रोसेस से गुज़र रहा था, जिसमें भारत का पूरा ज़ोर इस बात पर था कि अपनी शासन व्यवस्था को सुधारा जाए। तो आप इस बात पर बिल्कुल गौर मत करिए कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है, उसकी नकल हमने कर ली है या वहाँ जो चीज़ें थी वो एज़ इट इज़ डाल दी हैं। भारत एक पूरी लंबी प्रक्रिया से गुज़रा है ना उस दौरान। रेगुलेटिंग एक्ट से, चार्टर एक्ट से, रिफॉर्म से, भारत शासन अधिनियमों अधिनियमों से हमने क्या किया? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, राजनेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने लड़ करके अंग्रेजों की शासन प्रक्रिया में लगातार बदलाव करवाए। अंग्रेज तो कभी नहीं चाहते थे कि भारतीयों को शासन में स्थान मिले, लेकिन भारतीयों ने ये सुनिश्चित किया कि लगातार आंदोलनों से और जो अपीलिंग प्रकृति भारत के नरम दल गरम दल की थी, गरम दल वाले तो डायरेक्ट एक्शन में विश्वास करते थे, लेकिन नरम दल क्या चाहता था कि उनके सामने प्लीड करे, उनके सामने पिटीशन करे और उसके जरिए रिफॉर्म लेकर के आए। तो जो रिफॉर्म वहां पर वो नरम दल के लोगों ने लाया, उन रिफॉर्म्स का ही नतीजा था ना 1935 का भारत शासन अधिनियम। ऐसा तो था नहीं
कि अंग्रेज एकदम से बहुत भारत के लिए बहुत नरम दिल हो गए थे। उनका दिल पसीज गया था, उनको ये लगता था कि भारतीयों को हिस्सा देना चाहिए था। वो तो वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस पैदा हुई, भारतीयों के सहयोग की उन्हें आवश्यकता पड़ी, भारत के पैसे की आवश्यकता पड़ी। इसलिए ना वो तैयार हुए भारत के राजनेताओं को राजनीति में स्थान देने के लिए, स्टेट्स में सरकार बनवाने के लिए। भारतीयों को सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर उन लोगों ने बाँटा, लेकिन भारतीयों ने उसमें सुधार किया, उस प्रक्रिया में सुधार किया। भारतीयों को सिविल सेवा में लेना हो, भारत की टेरिटरी का सीमांकन हो, भारत में वयस्क मताधिकार देना हो, भारत की रियासतों को स्थान देना हो, कांग्रेसी नेताओं को स्थान देना हो, तो आप जब भी कोई आपसे ये कहे कि कार्बन कॉपी है 1935 के अधिनियम की, हाँ, ये आलोचना है, मान लिया ये बुराई है, लेकिन भारतीय शासकों का, भारतीय राजनेताओं का ये प्रयास था कि 1935 के अधिनियम तक हम पहुंचे और उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई संविधान बनाने की, उसमें हमने उन सभी प्रक्रियाओं को रखा जो 1935 में शामिल थी, क्योंकि वो परिणाम थे भारतीय शासकों की या भारतीय राजनेताओं की बुद्धिमत्ता का। ठीक है? तो इस आलोचना पर जाना है, इस आलोचना को स्वीकार करना है, लेकिन इसका जो काउंटर है, उसके लिए भी हमने तैयार रहना है। फिर है अभारतीय और अभारतीयता विरोधी। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जो तो भारतीयों का बिल्कुल कल्चर नहीं है, या भारतीय उसको स्वीकार नहीं करते हैं, या भारत की भावनाओं का प्रतिनिधित्व ये संविधान नहीं करता है ना? संविधान सभा के एक सदस्य थे, उन्होंने इस पर टिप्पणी भी की थी कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते हैं, लेकिन एक इंग्लिश बैंड का संगीत हमें परोस दिया गया है। हम शिक्षित होते हुए भी भारतीय परंपरा को लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिबेट क्या है? ये डिबेट दरअसल है कि भारत के जो आदर्श हैं, उन पर ये चल करके ये प्रारूप नहीं बनाया गया है और अंग्रेजीदा संविधान हमें दे दिया गया है। क्या ये सच्चाई है कि एक अंग्रेजीदा संविधान हमें दे दिया गया है और अंग्रेजों की प्रक्रिया पर हमें लाने के लिए मजबूर कर दिया गया है? तो देखिए, कुछ हद तक माने तो ये सही है, क्योंकि हमने 1935 के जैसे अभी बात की, भले ही हमने संशोधन करवाए अंग्रेजों से, लेकिन करवाए तो उन्हीं की प्रक्रिया के अंतर्गत ना। अंग्रेजों ने एक मूल ढांचा रखा और उस मूल ढांचे के ऊपर हमने संशोधन लगातार करवाए। ये बात सच है। लेकिन क्या हम वीणा का संगीत चाहते थे और हमें बैंड का संगीत दे दिया गया? बिल्कुल नहीं ऐसा है। दरअसल ये विचारधारा की लड़ाई है। उस वक्त 2 विचार लड़ रहे थे। एक तरफ समाजवादी विचार लड़ रहा था, या जिसे आप वामपंथ कहें, वो विचार लड़ रहा था, और एक तरफ दक्षिण पंथ लड़ रहा था। आज भी अगर आप देखेंगे ना, तो हमारी राजनीति में यही लड़ाई है। सत्ताधारी दल जो है, वो लगातार कहता है कि भारत का डीकोलोनाइजेशन होना चाहिए, भारत का भारतीयकरण होना चाहिए, भारतीय परंपराओं को आना चाहिए। नई संसद जो बनी, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं, बहुत सारी ऐसी स्थापनाएं हुई जो भारतीय परंपरा को दिखाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक एक समाजवादी धड़ा भी है, जो ये कहता है कि हमें उन विचारों पर चलना चाहिए जिन विचारों पर चलकर दुनिया के बाकी देशों ने समृद्धि हासिल की है। दोनों विचार हैं बस। चूंकि उस वक्त समाजवादी विचार, वामपंथी विचार थोड़ा-सा डोमिनेंट था, या जिसे नेहरू जी कहते थे साइंटिफिक टेम्पर, वो साइंटिफिक टेम्पर हम पर हावी था। हम कई बार भारतीय दर्शन की ऐसी कुरीतियों पर, ऐसे अंधविश्वासों पर टिक करके कार्य कर रहे थे उस वक्त तक, जो उस वक्त के समाज के लिए आवश्यक नहीं था। जैसे महिलाओं की स्थिति पर बात करें, महिलाओं की स्थिति आजादी के वक्त तक कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, हालांकि पुराने समय में अच्छी हो सकती है, लेकिन उस वक्त अच्छी नहीं थी जब अंग्रेज भारत को छोड़ रहे थे। लेकिन उनको मतदान का अधिकार देना, उनको असेंबली में सीट्स देना, और आज उस प्रक्रिया में बढ़ करके हम महिलाओं को आरक्षण देने की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। तो अगर ये प्रक्रियाएं महिलाओं के समक्ष हम ना रखते, उनको ये अधिकार ना देते, तो आप कहते कि भारतीयकरण हो गया, लेकिन महिलाओं के नजरिए से तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये एक बात है। दूसरा, इसमें पिछड़ों की स्थिति पर गौर करें। जो हिंदू समाज के पिछड़े तबके हैं, शेड्यूल कास्ट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उनको हम रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार नहीं थे। आप गोदान पढ़िए, गोदान में आपको इस बात की झलक दिखेगी, क्योंकि साहित्य कई बार हमारे समाज का दर्पण भी होता है। तो उस वक्त जो प्रक्रियाएं विद्यमान थी, शायद उन्हीं के आधार पर प्रेमचंद जी ने इसको लिखा होगा। महिलाओं की क्या स्थिति थी, आप गोबर से अंदाजा लगा सकते हैं। कृषक वर्ग की क्या स्थिति थी, धनिया से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप होरी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बिजनेसमैन की क्या स्थिति थी, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। उस वक्त जो नौकरीज़दा वर्ग था, उसकी क्या स्थिति थी, और खास करके पिछड़ों की स्थिति।
आजादी के बहुत बाद तक हम इस बात को सहने के लिए तैयार नहीं थे कि जो जमींदारी प्रक्रिया है उसको अबॉलिश कर दिया गया है और जमींदारी लोगों की छिन गई है और अब सब लोगों को बराबर अधिकार है। तो ये कितना बड़ा कदम था कि हम सबको स्वतंत्रता दे रहे हैं, सबको कानून के समक्ष समानता दे रहे हैं, चाहे कोई पिछड़ा हो, चाहे कोई जमींदार हो, चाहे कोई शासक वर्ग का व्यक्ति हो, बुर्जुआ हो, हम सबको समान अधिकार दे रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीयता का विरोधी है, बिल्कुल है भारतीयता का विरोधी। भारतीयता आपकी क्या कह रही थी कि समाज में इस प्रकार के वर्ग बनाए जाएं जहां पर पिछड़ों को अधिकार ना हो, जहां पर पिछड़ों को अगर चलना है, केरला में आप जानते हैं ब्रेस्ट टैक्स वगैरह देना पड़ता था महिलाओं को। पिछड़ों की क्या स्थिति थी, उनको ढोल बांधकर अपने आगे और बजाते हुए निकलना पड़ता था। अगर उनको छू ले, अस्पृश्यता थी, अस्पृश्यता संविधान में लिख करके हमने उसको अबॉलिश किया। क्यों जरूरत पड़ी हमें? अगर अस्पृश्यता विद्यमान न होती तो क्या हमें संविधान में लिखना पड़ता कि ऐसी कुरीतियों को हम हटा रहे हैं? बिल्कुल नहीं लिखना पड़ता। तो वो विद्यमान थी, पिछड़ों की स्थिति खराब थी, इसलिए महिलाओं, पिछड़ों, बच्चों, वृद्धों और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थे, उनको सुधारने के लिए हमने जो प्रक्रियाएं रखी, अगर आप उसको कह रहे हैं कि वो अभारतीय है, तो ये संविधान अभारतीय है। और अगर आप कहते हैं कि हमने फॉरवर्ड लुकिंग संविधान बनाया, आगे की पीढ़ियों को देखते हुए बनाया, भविष्य का संविधान बनाया, अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो फिर बिल्कुल ये अभारतीय नहीं है। और दरअसल ये संविधान अभारतीय नहीं है, ये अंग्रेजों द्वारा ही भले दी गई प्रक्रिया हो। जैसा मैंने आप सभी पहले कहा कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति, कोई शत्रु भी अगर हमें कोई अच्छी प्रक्रिया देता है, तो हमें उसको ले लेना चाहिए, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए और हमारे संविधान निर्माताओं ने यही कहा। ठीक है। फिर है गांधीवाद से दूर संविधान है। आलोचना तो करने को आप कह सकते हैं कि गांधीवाद से दूर है। गांधी क्या चाहते थे? गांधी स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे कि गांव में शासन होना चाहिए, लोगों का शासन होना चाहिए, पंचायती स्तर पर लोगों का शासन होना चाहिए। अहिंसा में वो विश्वास करते थे। फौज के वो एक तरफ से कहें कि फौज की भूमिका को बहुत लिमिटेड रखना चाहते थे। वो तो कांग्रेस तक को अबॉलिश करना चाहते थे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि गांधीवाद से दूर है, तो गांधीवाद से दूर तो हमारी सत्ता है। कांग्रेस के प्रतिनिधि संविधान सभा में बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि संविधान दूर है गांधीवाद से। समझिए इस बात को। गांधी चाहते थे कांग्रेस को अबॉलिश कर दिया जाए, तो कांग्रेस का अबॉलिशमेंट अगर हो जाता, तो ये संविधान सभा के प्रतिनिधि कैसे चुन करके जाते? कैसे संविधान बनता? कैसे हमारा वो शासक वर्ग तैयार होता जो कि हुआ बाद में? तो ऐसा तो है नहीं कि जो लोग संविधान सभा में पहुंच गए कांग्रेस के टिकट पर, वो पूरे गांधीवादी हैं। अगर तो जी आप पूरे गांधीवादी हैं, तो कहिए कि कांग्रेस का अबॉलिशमेंट होगा उस वक्त, और गांधी के विचारों पर पूरी तरीके से चलिए। वरना आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि संविधान जो है गांधीवाद से दूर है। ग्राम स्वराज को हमने बाद में 73वें संविधान संशोधन के जरिए ग्राम स्वराज की प्रक्रिया लाकर तीसरे स्तर पर शासन की प्रक्रिया जब शुरू की, तो क्या हम गांधी के विचारों को इसमें नहीं समेट ले रहे हैं? और अगर हमारा संविधान हमें इतनी आजादी देता है कि हम बाद में चलकर भी संविधान में संशोधन करके गांधीवाद को इसमें शामिल कर सकते हैं, तो क्या आप इसे कहेंगे कि गांधी का संविधान नहीं है? ये तो आलोचना ही सिरे से खारिज है। आप ध्यान रखिएगा, आलोचना करनी है लेकिन आलोचना के दायरे में रह करके करनी है। आप कहें कि गांधी का संविधान नहीं है, बिल्कुल कहें, आपको आजादी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि गांधी के विचारों को सम्मिलित करने के लिए हमने संविधान में कोई आजादी नहीं दी है। दी है, बिल्कुल दी है। और अगर जो लोग विरोध करते हैं गांधी का, और जो करते हैं विरोध इस संविधान का और कहते हैं कि गांधी के विचारों पर नहीं है, तो आप गलत हैं। आगे चल करके हम इस बात का विवेचन करेंगे कि गांधी के कौन कौन से विचार इसमें शामिल हुए हैं। गांधी जी अस्पृश्यता के विरुद्ध थे, बताइए थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। हमने अस्पृश्यता को खारिज किया कि नहीं किया? गांधी जी समानता के पक्षधर थे, क्या हमने इसमें समानता को शामिल नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या गांधी स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे? क्या गांधी नहीं चाहते कि सब व्यक्तियों को आजादी हो बोलने की और जो करने की? बिल्कुल थे। तो क्या ये गांधीवादी नहीं है? दूसरी आगे, क्या गांधी ये नहीं चाहते थे कि भारत में सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता हो? बिल्कुल गांधी चाहते थे। तो अगर गांधी ये सब प्रक्रियाएं चाह रहे थे, तो हमें कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि ये गांधी का संविधान नहीं है। हाँ, जो लोग कहते हैं अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण, कुछ विशेष बिंदुओं को के कारण और गांधी के स्वराज मॉडल के कारण कहते हैं। तो आपको बस इतना ही समझना है कि जो आलोचनाएं हैं, उनकी काउंटर आलोचना भी है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आलोचना है। फिर कहते हैं महाकाय आकार है कि जी बहुत बड़ा संविधान बना दिया गया, इतनी प्रक्रियाएं बना दी गई, लोगों के लिए समझना मुश्किल है, वकीलों की भाषा है, तो कैसे लोग इसके साथ तारतम्यता स्थापित करेंगे, कैसे एक एक चीज के लिए क्या हमें संविधान को रेफर करना होगा। तो आप बताइए ना, इस संविधान में अगर जो लोग इसकी आलोचना करते हैं और इस आलोचना के आधार पर अगर कोई ये कहता है कि बहुत बड़ा संविधान बना दिया, एक आइवर जेनिंग्स का एक बहुत बड़ा कथन है कि बाहर से लेकर के उनका चयन इस प्रकार से हुआ जिस कारण ये लंबा और जटिल हो गया। आइवर जेनिंग्स अपनी जगह ठीक है, लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति देखिए ना, भारत का आकार देखिए, भारत की जनसंख्या देखिए, भारत की विविधता देखिए, ये क्या कम है? भारत की धार्मिक विविधता देखिए, भाषाई विविधता देखिए, सांस्कृतिक विविधता देखिए, ये कम है। इन सब लोगों को, सारे समूहों को जब आप अपने अंदर शामिल करने जाएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हर एक व्यक्ति के अधिकार, हुकूक, उसकी इच्छाओं और आजादी के आंदोलन से उसकी अपेक्षाओं को पूरा करें। हर वर्ग की अपेक्षा थी। ऐसा नहीं है, अंग्रेजों ने भारत को बांटने का खूब प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। ये देश अगर एक रह पाया तो क्यों रह पाया? क्योंकि हर वर्ग की अपनी अपेक्षाएं थी आजादी से। जमींदार सोचता था कि उसको कुछ मिलेगा, महिलाएं सोचती थी कि कुछ मिलेगा, बच्चे सोचते थे, बूढ़े सोचते थे, राजनेता सोचते थे, शासक वर्ग सोचता था कि हमें संविधान से कुछ मिलेगा। अगर सबकी आकांक्षाओं को और भारत की इन सारी जटिलताओं को सम्मिलित करने के लिए अगर हमें कुछ शब्द, कुछ पेज ज्यादा लिखने पड़े संविधान में, तो इसमें बुराई क्या है? दूसरा, भारत में एक ऐसा वर्ग था जो संविधान का दुरुपयोग कर सकता था। अंबेडकर जी ने कहा इस बारे में कि अगर आप एक अच्छा डॉक्यूमेंट बुरे लोगों के हाथ में दे देंगे तो वो बुरा हो जाएगा, और अगर एक बुरा डॉक्यूमेंट भी अच्छे लोगों के हाथ में दे देंगे तो वो उसका अच्छे से प्रयोग करेंगे, अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। वही अर्थ है इसका भी। संविधान छोटा या बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं है, वकीलों की भाषा का कोई अर्थ नहीं है, हर एक शब्द को स्पष्टतया लिख देना बुरा नहीं है। आपने अगर 2, ढाई, 3 साल लगा करके एक डॉक्यूमेंट बनाया और अगर आपने उसको इतना कंपोजिट बना दिया कि भारत की सारी विविधताओं को शामिल कर लिया और आने वाली पीढ़ी के लिए एक डॉक्यूमेंट दे दिया, तो उसमें बुराई नहीं है। महाकाय होना कोई बुराई नहीं है, अच्छाई भले ना हो, बुराई नहीं है। तो ये जो आलोचना है इसको आप खारिज कर सकते हैं। उसके अलावा एचवी कामत ने, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है, एक हाथी है, और शायद सभा के अनुरूप हमारा संविधान दुनिया के तमाम संविधानों से भीमकाय है, बहुत बड़ा है। एचवी कामत एक बहुत लिटरेट पर्सन रहे, बहुत योगदान रहा संविधान सभा की बहसों को। कभी जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि उन्होंने कितना योगदान दिया है। लेकिन हाथीनुमा संविधान इसको कहना ठीक नहीं है। बड़ा है, लिटरली बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या उसके बड़ा होने से कुछ नुकसान हो रहा है? क्या कुछ नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ठीक है, आपको कितनी सारी प्रक्रियाएं देखनी है, आपका वेस्टर्न देखना है, सदर्न पार्ट देखना है, टेरिटरीज देखनी है, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट देखना है, संविधान के जरिए आपको भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता उसमें देखनी है, सभी वर्गों के हित देखने हैं, भारत में जो कुरीतियां उनको समाप्त करना है, भारत के संघीय स्ट्रक्चर के जरिए हर एक व्यक्ति की क्या क्या जिम्मेदारी होगी, हर एक इंस्टीट्यूशन की क्या जिम्मेदारी होगी, वो देखना है, कैसे राष्ट्र चलेगा वो बताना है। होता रहे बड़ा, कोई बात नहीं है, बड़ा होना कोई बुराई होना नहीं होता। फिर है वकीलों का स्वर्ग, ये फिर वही बात है। वकीलों का स्वर्ग जो मैंने आपसे कहा अभी अभी, जो पिछली आलोचना हमने देखी, उस आलोचना के जो बिंदु हैं, उनको आप वकीलों के स्वर्ग के रूप में शामिल कर सकते हैं कि वो कोई आलोचना नहीं है। ठीक है, भारी भरकम होना, वकीलों की भाषा होना, ये कोई आलोचना नहीं है। करने को कर सकते हैं, की जा सकती है आलोचना संविधान की इस बिंदु के ऊपर कि बहुत एकदम बारीक शब्द लिखे हैं, हर एक शब्द जांच पहचान करके लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आपने हर बात को इतना स्पष्टतया लिख दिया है कि आने वाली कोई संस्था, आने वाला कोई व्यक्ति उसमें फेरबदल नहीं कर सकता, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, अपना मतलब निकाल करके उसको देश के विपक्ष में प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसा आप समझे, ठीक है?
संविधान विशेषज्ञ हैं, न्यायविद हैं, एएन पालकीवाला। उन्होंने संविधान का परिचय पत्र इसे कहा था, लेकिन फिर बाद में नेहरू द्वारा बनाया गया जो संविधान था, या संविधान सभा के जो सदस्य थे नेहरू जी, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए हमने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें ऐड किए। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द हमने उसमें और डाले। क्यों? क्योंकि एक एक शब्द का अपना महत्व है। एक एक शब्द आपको बताता है कि आप किस रास्ते पर बढ़ने वाले हैं। तो छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, जब तक वो आपके हर एक डाउट को क्लियर कर पा रहा है ना, तो आप उसको आलोचना के बिंदु के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते। फिर है प्रस्तावना की विषय वस्तु। अब हम प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने लगे हैं। वो जो आलोचनाएं थी, वकीलों का स्वर्ग है, बहुत बड़ा है, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, नहीं करता है, अलग अलग देशों से उधार लिया गया है, वो आलोचनाओं के बिंदु हैं। अब हम अपना संविधान शुरू कर रहे हैं यहां से। सबसे पहले क्या आती है? प्रस्तावना आती है। तो प्रस्तावना से लेकर के अब जो बातें हम डिस्कशन में लेकर के आएंगे, वो भारत का संविधान होगा। भारत के संविधान के पहले आर्टिकल से पहले प्रस्तावना आती है। तो प्रस्तावना से लेकर के सारे आर्टिकल्स डिस्कशन करने तक ये सीरीज होगी। और अब आपका संविधान दरअसल शुरू हो रहा है। प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं।